अच्छा देखो, अगर मान लो हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, उस पे वाइट लाइट इंसिडेंट करी, ठीक है। अब जैसा कि हमने पढ़ा है, क्या होगा, अलग अलग कलर अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड होगा, रेड कलर जो है वो सबसे कम बेंड होगा, और फिर इनके बीच में बाकी सारे कलर्स भी प्रेजेंट। अच्छा, अब जब ये कलर्स बाहर निकलेंगे तो इनका क्या होगा? क्या ये बाहर निकलने पर सबके सब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे या सेम डायरेक्शन में जाएंगे? देखो, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि रेक्टेंगुलर स्लैब के केस में क्या होता है, अगर स्लैब के दोनों तरफ मीडियम सेम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम आता है। तो उसके चलते क्या होगा बेटे, जितने भी कलर्स निकलेंगे वो अपने ओरिजिनल एंगल ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल ट्रैवल करते हुए निकलेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि सारी की सारी रेस एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल करती हुई, एंड ऑल दीज रेज विल मेक एन एंगल इक्वल टू कितना बेटे? अ, अगर मैं एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूं, तो इस नॉर्मल लाइन के साथ सबके सब कलर्स उतना ही एंगल बना रहे होंगे जो कि इंसिडेंट रे बना रहे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अ, ये वॉयलेट है तो यहाँ से इधर वॉयलेट निकलेगा, ये रेड है तो इधर से रेड निकलेगा। बट लेट मी आस्क यू वन थिंग, दैट इफ देर इज एन ऑब्जर्वर which is placed somewhere at this position, तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई दे? will the observer shown in figure observe the dispersion? Will the observer shown in figure observe the dispersion?
he will be able to see all 7 colors। कुछ लोग बोल रहे हैं व्हाइट लाइट दिखाई देगा, कुछ लोग बोल रहे हैं डिस्पर्शन नहीं दिखाई देगा। देखो क्या होगा, ऑब्जर्वर विल सी ओनली व्हाइट लाइट। Reason being, since all the colors are traveling parallel to each other, so they will be focused at single point on the retina of the eye। They will be focused at the single point on the retina of the eye। और एक ही जगह पर सारे के सारे कलर्स पहुंच जाएंगे, तो सारे कलर्स मिलकर के फिर से व्हाइट लाइट ही बन जाएगी। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है वो सिर्फ व्हाइट लाइट ही देख पाएगा। और वैसे भी आप देखो कि एंगल ऑफ डिस्पर्शन अगर मैं कहूँ, एंगल ऑफ डिस्पर्शन ड्यू टू द स्लैब, तो वो जीरो ही है ना। वॉयलेट और रेड दोनों रे एक दूसरे के पैरेलली ट्रेवल कर रहे हैं। भाई देखो, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं तो वो कैसे देख पाते हैं, उससे आने वाली लाइट हमारी आंख पे पड़ती है, और हमारी आंख का जो लेंस है वो क्या करता है, रेटिना पर उन रेस को फोकस करता है। और रेटिना ऑफ आई जो होता है उसके पीछे लगे हुए होते हैं कुछ सेंसरी कोन्स एंड रॉड्स। तो वो जो सेंसरी कोन्स एंड रॉड्स होती हैं वो ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं, और फिर ब्रेन उसको वॉट एवर सिग्नल दे हैव सेंट उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में इंटरप्रेट कर पाता है। अब बात क्या है कि देखो ये सारी की सारी रेस पैरेलली तो ट्रेवल कर रही हैं। हमने ये बात पढ़ी हुई है, पैरेलल ट्रेवल करने वाली लाइट, पैरेलल ट्रेवल करने वाली लाइट को तो लेंस एक जगह पे फोकस कर देता है ना, या तो एग्जैक्टली फोकस पे ही फोकस हो जाती है, या फिर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो फोकल प्लेन में किसी पॉइंट पे एफ थीटा डिस्टेंस नीचे या ऊपर फोकस हो जाती है। अब सारे कलर्स अगर एक ही जगह पर पहुंच गए तो वो सब मिलकर के व्हाइट लाइट जैसा ही तो इफेक्ट प्रोड्यूस करे। व्हाट इज व्हाइट लाइट? व्हाइट लाइट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स। रेड ब्लू ग्रीन लाइट को मिक्स करके इनको प्राइमरी कलर बोला जाता है। रेड ब्लू ग्रीन लाइट को एक गिवन प्रोपोर्शन में मिक्स कर दिया जाए तो वो व्हाइट लाइट बन जाती है। सर अगर स्पेक्ट्रम क्रिटिकल एंगल पे होगा तो व्हाइट लाइट ही प्रोड्यूस होगा। इसका क्या मतलब है क्रिटिकल एंगल पे होगा तो? कौन सा क्रिटिकल एंगल? देखो अंदर, अंदर कैसे क्रिटिकल एंगल बनेगा? अंदर तो क्रिटिकल एंगल बन नहीं पाएगा ना। सिंपल सी लॉजिक है, अगर बाहर से लाइट ग्लास में गई है तो ग्लास से बाहर भी आ ही जाएगी। एक बची पूछी सर हम इसको फिर कहाँ से देखें ताकि हमें स्पेक्ट्रम दिख पाए?
डिस्पर्शन दिख पाए, तो उसके लिए हमारे पास दूसरे अरेंजमेंट है। लेकिन इस बात सब लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि पैरेलल ग्लास स्लैब जो है वो कोई नेट डिस्पर्शन नहीं कर पाती। इमर्जेंट बीम जो है वो वाइट ही नजर आती। ठीक है। हाँ, इस केस में भी अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जाए, हम मतलब इस ग्लास के अंदर पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए, तो इस वाले ऑब्जर्वर को ये अलग अलग कलर्स दिखाई दे जाएंगे। टू द ऑब्जर्वर इनसाइड दिस ग्लास ही विल बी एबल टू सी द स्पेक्ट्रम। इसको दिख जाएगा, इसको स्पेक्ट्रम नहीं। इसको तो व्हाइट लाइट, बाहर वाले को, अंदर वाले को स्पेक्ट्रम। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? अब स्पेक्ट्रम अगर भाई अंदर जाना, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, अंदर चले जाओ। बाहर, बाहर रह करके अगर स्पेक्ट्रम देखना है तो अपन कंसिडर करते हैं प्रिज्म। लेट अस कंसिडर अ, और प्रिज्म भी कैसा, कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए, हालांकि जो फाइनल इफेक्ट है वो मैटर नहीं, इससे डिफर नहीं होता, बट जस्ट फॉर सिंप्लीफाइंग और कैलकुलेशन हम क्या कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं थिन प्रिज्म एंड नियर नॉर्मल इंसिडेंट रेस। कुछ इस तरह का सिनेरियो हम कंसिडर। इस पर हमने क्या किया, इंसिडेंट कर दी क्या, व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट हमने इस पे इंसिडेंट कर। अब क्या होगा, व्हाइट जो डेविएशन प्रिज्म प्रोड्यूस करता है, थिन प्रिज्म फॉर नियर नॉर्मल इंसिडेंट रेज, उस डेविएशन का फॉर्मूला होता है n-1 इंटू ए। ए इज अपेक्स एंगल ऑफ द प्रिज्म। इसका मतलब देखो, डेविएशन n पे डिपेंड कर रहा है प्रिज्म की वजह से, और n अलग अलग रेज के लिए अलग अलग है। तो डेविएशन इन वॉयलेट कितना होगा, n फॉर वॉयलेट -1 इंटू ए। डेविएशन फॉर रेड कितना होगा, n फॉर रेड -1 इंटू, यानी वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा होगा और रेड का डेविएशन सबसे कम। ये बात समझ में आती है बच्चों? और फिर बीच में बाकी कलर्स भी होंगे। ये जो एंगल है इसको बोल सकता हूँ डेविएशन फॉर रेड, इस पूरे एंगल को बोल सकता हूँ डेविएशन फॉर वॉयलेट, और ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच, वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिस्पर्शन।
एंगल ऑफ डिस्पर्शन हो जाएगा डेविएशन फॉर वॉयलेट माइनस डेविएशन फॉर रेड, दैट इज NV minus 1 into A minus, so that comes out to be NV minus NR into। इस प्रिज्म से निकलने वाली रेस को जब हम देखेंगे तो वो हमें स्प्लिट होती हुई नजर आएंगी। ये फॉर्मूले के रूप में भी आप याद रख सकते हो। एक स्मॉल एंगल प्रिज्म का एंगल ऑफ डिस्पर्शन इतना, मीन डेविएशन की अगर बात करें तो व्हाट इज मीन डेविएशन? मीन डेविएशन इज डेविएशन इन येलो लाइट, दैट इज NY minus 1 into। देखो मीन डेविएशन मतलब क्या है? मीन ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल द कलर्स। अलग अलग कलर्स का अलग अलग डेविएशन है, अगर अपन उसकी मीन वैल्यू निकालने सारे डेविएशन की एवरेज वैल्यू तो उसको बोलते हैं मीन डेविएशन। एंड दिस मीन डेविएशन विल लाई समवेयर बिटवीन वॉयलेट एंड रेड के बीच में कहीं ना कहीं पे लाई करेगा। ऐसा देखा जाता है कि डेविएशन ऑफ मीन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आता है? जो येलो लाइट का डेविएशन हुआ, डेविएशन इन येलो लाइट, दिस इज कॉल्ड एज मीन डेविएशन। एक बार ये अपने पास मीन डेविएशन आ जाए तो उसके बाद एक टर्म और डिफाइन करते हैं, डिस्पर्सिव पावर। इसका सिंबल होता है बच्चों ओमेगा। ये एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। दिस इज अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी and it is defined as angle of dispersion per unit mean deviation। theta divided by delta v। थीटा को क्या लिख देंगे? इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, यस। ओमेगा सिंबल इसके लिए यूज करो, ठीक है। देखो अभी तक तीन तरह की पावर इस चैप्टर में है, अपन ने बात करी है। एक बात करी थी ऑप्टिकल पावर विच इज 1/फोकल लेंथ, उसका यूनिट होता है मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स को डायोप्टर भी बोल देते हैं। दूसरी हमने बात करी है डिस्पर्सिव पावर, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तीसरी एक और पावर की बात करी थी एनर्जी पर यूनिट टाइम, जूल पर सेकंड, वॉट जिसकी यूनिट होती है, राइट। तीनों अलग अलग है। और ध्यान दो ये जो डिस्पर्सिव पावर होती है ना, इट इज कांस्टेंट फॉर ए फिक्स्ड मीडियम। जैसे हम इस तरह की बात करेंगे, भाई पानी की डिस्पर्सिव पावर क्या है, ग्लास की डिस्पर्सिव पावर क्या है, किसी और मीडियम की डिस्पर्सिव पावर क्या है।
ये नोट कर लिया सब लोगों ने? अगले पेज पे चलें। If any irregular shape refractive material is taken, shear dispersion is observed. बेटे डिस्पर्शन भले ही ऑब्जर्व हो या ना हो, लेकिन डिस्पर्सिव पावर मीडियम की यही रहे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि नोट दैट डिस्पर्सिव पावर does not depend on the geometry of surfaces which are enclosing the medium. Does not depend on geometry of surfaces which are enclosing the medium. राइट? तो जैसे अगर कोई हमसे कहे कि डिस्पर्सिव पावर ऑफ मतलब ग्लास स्लैब की कोई बात करें, या डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्लास प्रिज्म की बात करें, या डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्लास लेंस की बात करें, तो ये सबके लिए सेम होगी बेटे, है ना? उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? ये प्रिज्म ग्लास स्लैब इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है कि ग्लास होना चाहिए। इफ मटेरियल इज सेम, whatever is the shape of boundaries which are enclosing that material, डिस्पर्सिव पावर उस पे शेप पे डिपेंड नहीं कर, सबका ओमेगा तो सेम है। आप लोग सोचोगे सर ग्लास के लिए कैसे सेम आ रहा है, ग्लास तो डिस्पर्शन कर ही नहीं रहा। भाई देखो, डिस्पर्सिव पावर की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है? थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा मीन। अब थीटा जीरो है, डेल्टा मीन भी जीरो है, दोनों जीरो है ना इसमें। इसके लिए फॉर ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब दोनों जीरो। और अगर दोनों जीरो हैं तो जीरो बाई जीरो की एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। इट कैन हैव अ फाइनाइट वैल्यू। क्या इसकी जीरो बाई जीरो वाले एक्सप्रेशन की कोई फाइनाइट वैल्यू आ सकती है कि नहीं आ सकती बच्चा?
क्या वैल्यू आएगी? यही आएगी, वैल्यू जो आएगी वो यही आएगी, इसकी भी यही वैल्यू आएगी। समझ रहे हैं? इसकी भी वैल्यू है। भाई देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ कि जब हमने प्रिज्म के लिए ये डिस्पर्सिव पावर का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, तो वो सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस पे ही तो डिपेंड करती हुई आ गई थी ना। डिस्पर्सिव पावर वाज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ओनली ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वॉयलेट के लिए कितना है, रेड के लिए कितना है, येलो के लिए कितना है, उसमें अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मीडियम का है होता है, राइट? तो एज लॉन्ग एज मीडियम इज सेम, यहाँ पर भी मान लो ग्लास है, वैसा ही ग्लास इधर भी है, वैसा ही ग्लास इधर भी है, तो इन सब के लिए क्या है, एन वी, एन आर, एन वाई, इन सब की वैल्यू सेम है ना। तो हम बोल रहे हैं कि इन सब की डिस्पर्सिव पावर सेम होंगी, अलग अलग नहीं होंगी इनकी डिस्पर्सिव पावर। ओमेगा वन विल बी इक्वल टू ओमेगा टू विल बी इक्वल टू ओमेगा थ्री, क्योंकि डिस्पर्सिव पावर बाउंड्री की प्रॉपर्टी नहीं होती, बाउंड्री की शेप पे डिपेंड नहीं करता है। वो तो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है बेटे, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पर, मटेरियल, मीडियम कौन सा है, मीडियम की प्रॉपर्टी। जैसे पानी का डिस्पर्सिव पावर क्या है, ग्लास का डिस्पर्सिव पावर क्या है? कभी भी इस तरह की बात हम नहीं करेंगे कि लेंस का डिस्पर्सिव पावर क्या है, कि प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर क्या है। ये डिस्पर्सिव पावर्स जो होंगी, वो सिर्फ मटेरियल पर, लाइट दैट वुड, लाइट, मटेरियल, हाँ, जो लाइट इमर्ज हो रही है, वो उसका एंगल ऑफ डिस्पर्शन तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ डिस्पर्शन ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ डेविएशन ये भी ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, लेकिन इनका रेशो ये ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करेगा। कुछ लोग प्रीवियस पेज देखना चाहते हैं, तो ये रहा प्रीवियस पेज पे, प्रीवियस पेज। देखो, एंगल ऑफ डिस्पर्शन it will depend on geometry, no doubt it will depend on geometry. Angle of deviation will depend on geometry, but their ratio, which is dispersive power, will not depend on the shape of these surfaces. It will only depend on material of the medium. Now, important thing, है ना, important चीज के बारे में बात करो। जैसे relation between dispersive power
and focal length of a lens. डिस्पर्सिव पावर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन? देखो बेटे, लेंस का अगर मैं इस पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट करूं, हाँ यस यस, अब देखो इसका जो फोकल लेंथ का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, n-1 × 1/r1 - 1/r। अब n तो सबका अलग अलग होता है, n सबके लिए अलग अलग होता है ना, सबके लिए अलग अलग मतलब, सबके लिए अलग अलग का मतलब क्या है, इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेड के लिए अलग होगा, नहीं नहीं, नॉट फॉर डिफरेंट मीडिया, नॉट फॉर ऑफ द सेम मीडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम मीडिया, एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट के लिए अलग होगा, वॉयलेट के लिए अलग होगा, राइट? अगर इन सबके लिए अलग अलग है, इसका मतलब क्या है ना, ये जो फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी ये भी इन सबके लिए अलग अलग आएगी कि नहीं आएगी? फोकल लेंथ भी सबके लिए अलग अलग। और देखो वॉयलेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट विल बी मिनिमम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लीस्ट होता है, विजिबल कलर्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब फोकल लेंथ फॉर रेड विल बी मैक्सिमम। तो क्या होगा बेटे, वॉयलेट कलर प्रिंसिपल एक्सेस पे सबसे पहले फोकस होता है, और जो रेड कलर वो सबसे दूर जा करके फोकस। हालांकि देखो ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि साहब इनके बीच में बहुत भयंकर गैप है, इतना ज्यादा भयंकर नहीं होता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि कुछ बहुत ही भयंकर आ जाए, ऐसा नहीं होता, वो एक नॉर्मल मतलब कम होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुझे अभी आगे देखना, कुछ डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने देखो ये व्हाइट लाइट है, ये जो एंगल है इसको मैं बोल दूंगा रेड लाइट में डेविएशन, राइट? तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा, रेड लाइट में deviation। ये एंगल होगा वॉयलेट में डेविएशन, तो इधर भी एंगल आएगा कितना, ये भी हो जाएगा डेविएशन इन। और वॉयलेट और रेड के बीच का जो एंगल होता है ये वाला एंगल, इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिस्पर्शन। इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिस्पर्शन।
अब ध्यान दो, ये हम सिर्फ सब छोटे एंगल्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं। इस हाइट को आप h अगर मान लो, ये है फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट, और ये पूरा क्या है, फोकल लेंथ फॉर रेड। तो डेविएशन इन वॉयलेट लाइट को क्या लिख सकते हैं बेटे? डेविएशन इन वॉयलेट लाइट हो जाएगा ये लगभग tan डेल्टा वॉयलेट के बराबर, h अपॉन फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट। डेविएशन इन रेड लाइट कितना होगा? ये tan डेल्टा r के बराबर होगा। और tan डेल्टा r एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा r, उसको क्या लिख दूंगा, h डिवाइडेड बाई f। तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन कितना होगा, डेल्टा v माइनस डेल्टा r, यानी कि h इंटू 1/fv माइनस 1/fr। ये एंगल ऑफ डिस्पर्शन की वैल्यू इतनी है। और मीन डेविएशन कितना होगा? मीन डेविएशन विल बी deviation in yellow light, that is n by minus 1। सॉरी, इसको इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। देखो देखो, येलो लाइट यहाँ पर बीच में कहीं पे, इन दोनों के बीच में कहीं होगी। तो जो एक्सप्रेशन वॉयलेट और रेड के लिए लिखा है वैसा ही येलो के लिए भी लिख सकते हैं ना, h अपॉन फोकल लेंथ फॉर येलो। और जो डिस्पर्सिव पावर होती वो क्या होती है? एंगल ऑफ डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। तो हो जाएगा h इंटू 1/fv माइनस 1/fr डिवाइडेड बाय कितना, h डिवाइडेड बाय fy। तो ये h से तो h कैंसिल हो गया। डिस्पर्सिव पावर की क्या वैल्यू आ गई बेटे? डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू आ गई 1/fv माइनस 1/fr डिवाइडेड बाय 1/fy। अब ध्यान दो, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अपना वही आ जाएगा क्या, एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। कैसे? देखो, 1/fv की वैल्यू पुट करें तो वो हो जाएगा n फॉर वॉयलेट -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r माइनस 1/fr की वैल्यू सब्सिट्यूट करें तो nr -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r डिवाइडेड बाई 1/fy। तो ny -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/, अब क्या होगा, ये 1/r1 माइनस 1/r2 हर जगह से कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा। तो जो डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू हमें वो फिर से कितनी आ गई, एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन वाई माइनस। ठीक है बेटे, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? नोट कर लिया सब लोगों ने?
अगले पेज पे चला जाए बच्चों। एक नो आया है, एक यस आया। ये है रिलेशन, है ना। अगर हमें फोकल लेंथ दी हुई है और फोकल लेंथ से ही सीधा डिस्पर्सिव पावर निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से निकाल। 1/fv माइनस 1/fr अपॉन 1/fy। इसको हालांकि और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अपन। देखो, ओमेगा को जो लिखा है 1/fv माइनस 1/fr अपॉन 1/fy, इसी को हमने एक तो ये देखा है कि आप तोड़ करके ऐसा लिख ही सकते हैं। इसको हम एफ वी इंटू एफ आर एलसीएम लें, एफ आर माइनस एफ वी डिवाइडेड बाई 1/, अब देखो, ये जो एफ वी और एफ आर और एफ वाई है ना, इनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस में ज्यादा अंतर नहीं होता। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एफ वी जो होगा वो एफ वाई से थोड़ा कम होगा, एफ आर जो होगा वो एफ वाई से थोड़ा ज्यादा होगा। तो एफ वी इंटू एफ आर को अप्रोक्सीमेटली एफ वाई का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ओमेगा आ जाएगा एफ आर माइनस एफ वी अपॉन एफ वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा इज एफ आर माइनस एफ वी डिवाइडेड बाई एफ। ठीक है, ऐसे भी इसको लग सकता है, हालांकि ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और इसमें से हम क्या करें, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं एक। मेरे पास बचेगा एफ वी माइनस एफ आर अपॉन एफ माइनस डेल्टा एफ बाई। इसको देखो, हम डिफरेंशिएशन के मेथड से भी लेके आ सकते थे इस वाले रिलेशन। कैसे, देखना। 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। तो माइनस 1/f स्क्वायर इंटू डी एफ, ये कितना हो जाएगा। क्या इसको मैं डी एन लिख सकता हूँ इंटू 1/r1 माइनस 1/r। फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन के साथ चेंज हो रही है, तो फोकल लेंथ में डिफरेंशियल चेंज लेने के लिए मैंने क्या किया, इस तरह का डिफरेंशियल कंसिडर किया। अब ये हो जाएगा 1/f इंटू माइनस डी एफ बाई एफ इक्वल टू डी एन इंटू 1/r1 माइनस 1/। अब ये 1/f को क्या लिख दें, ये हो जाएगा n बाई माइनस 1। ये 1/f को इतना लिख दिया मैंने।
इंटू माइनस बी एफ बाई एफ, ये किसके बराबर आ रहा है? डी एन इंटू 1/r1 माइनस 1/, ये 1/r1 माइनस 1/r2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस बी एफ बाई एफ की क्या वैल्यू आ जाएगी? डी एन डिवाइडेड बाई एन बाई माइनस, व्हाट इज डी एन? डी एन इज एन फॉर वॉलेट माइनस एन फॉर रेड। इस तरीके से भी इसको डिफरेंशियल एलिमेंट में चेंज करके भी कंसिडर कर सकते। तो डिस्पर्सिव पावर का ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा एफ वी इंटू एफ आर एफ वाई स्क्वायर। कैसे आया? अप्रोक्सीमेटली आ गया वो बेटे, क्योंकि देखो फोकल लेंथ क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। तो और क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है क्या? बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आता, दूसरे तीसरे डेसिमल प्लेस में चेंज आता है। यानी कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग होती है, वो भी ऐसा नहीं है कि परमानेंट क्वालिटी अटैच होगी इसके साथ। ठीक है। मतलब वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं होता, वो स्मॉल चेंज ही होता है। और उसको मैंने एफ वाई स्क्वायर के बराबर ऐसे लिखा कि देखो, फोकल लेंथ फॉर वॉलेट जब आप निकालोगे तो वो एफ वाई से थोड़ी सी कम आएगी, फोकल लेंथ फॉर रेड निकालोगे तो वो एफ वाई से थोड़ी सी ज्यादा आएगी। तो इसका प्रोडक्ट को हम एफ वाई स्क्वायर लिख सकते अप्रोक्सीमेटली, दैट इज ऑफ कोर्स एन अप्रोक्सीमेट। ये बात समझ में आती है भाई सबको? अब देखो, अगर मान लो मुझे क्या है, अच्छा ये जो लेंस का एक डिफेक्ट की तरह से काउंट होती है, ये दिस प्रॉपर्टी ऑफ लेंस इज काउंटेड एज वन ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ द लेंस। 1/f और येलो क्यों लिया? क्योंकि देखो, हम उसी हमने जो चेंज कंसिडर कर रहे हैं वो मीन वैल्यू के अराउंड ही तो कंसिडर कर रहे हैं। द चेंज दैट वी आर कंसिडरिंग इज कंसिडरिंग अराउंड दैट मीन वैल्यू, है ना? जैसे जब तुम किसी ग्राफ में dy बाई डी एक्स निकालते हो तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे निकालते हो ना। जैसे मान लो तुम्हें क्या है, ये दे दिया जाए, जैसे कोई हमसे कहे कि y बराबर है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और मैं कहूं कि x इज चेंज फ्रॉम 1.49 टू 1.51। x कितना चेंज कर दिया? 1.49 से 1.41। फाइंड करस्पॉन्डिंग चेंज इन y, y में करस्पॉन्डिंग चेंज कितना होगा ये पता करो। तो इसका एक अपना जो डिफरेंशिएशन वाला मेथड होगा वो क्या होगा? आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, दैट कम्स आउट टू बी 2x। तो dy को क्या लिख दूंगा? 2x dx। अब वैसे तो देखा जाए तो x की वैल्यू वेरी कर रही है 1.49 से 1.51, तो x को क्या लें? तो x को इन दोनों के बीच की वैल्यू ले लेते हैं, यानी कितना ले लेते हैं? 1.50, 2 इंटू 1.50 इज 3 इंटू डी एक्स। तो dy किसके बराबर आ जाएगा? 3 dx के बराबर, है ना? समझ में आ रही है बात बेटे? तो ये वाई डिड वी टेक 1/f फॉर येलो लाइट, तो उसका कारण वही है कि इसको मीन वैल्यू ले लिया आप। डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को दोबारा समझाने की बात कर रहे हैं। भाई बेटे, डिफरेंशिएशन में हमने कुछ नहीं किया, बस एक तरीके से ये मान लो कि n के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया पूरी इक्वेशन को।
अब 1/f को जब n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले f के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो 1/f का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/f² इंटू df/dn, है ना। और फिर dn को RHS में लेंगे। अब जैसे मान लो कोई हमसे कहे कि फॉर अ लेंस focal length for violet color is 49 centimeter, for red color is ठीक है। ये मैंने क्या क्या डेटा लिया है, इसको 10 सेंटीमीटर ना लें, इसको कितना लें, 50 सेंटीमीटर, और ये कितना है 51 सेंटीमीटर। हमें पता करना है फाइंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ दिस लेंस। पता कर सकते हैं कि इसको कैसे पता करेंगे। और देखो क्या क्या आंसर आएगा इसका भाई। एक तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/FV माइनस 1/FR डिवाइडेड बाई 1/FY। तो 1/49 माइनस 1/51 डिवाइडेड बाई 1/50। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 51 इंटू 49 एलसीएम आता है, 51 - 49 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1/। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 51 - 49 is 2, 2 into 50 is 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 51 into 49, राइट। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, क्या इसको 100/50 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, 2/50 के बराबर आ जाएगा, यानी 0.0। क्यों बेटे, माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा, +0. अच्छा, अब देखो ये जो इनेबिलिटी ऑफ ए लेंस होती है,
This is one of the defects of lenses, and this is called as chromatic aberration. Aberration का मतलब क्या है? We could have directly used the formula this, yes. ऐसा भी कर सकते थे, हाँ, ये पॉइंट भी बताना है मुझे। देखो क्या है, we could have directly used this also, fr minus fp upon fy, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। एफ आर हो जाता 51, ये हो जाता कितना 49, और ये हो जाता कितना 50, तो 2/50 हो जाता। ऐसे भी आप कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हो। क्रोमेटिक एबेरेशन क्या होता है? द इनएबिलिटी ऑफ ए लेंस, the inability of a lens to focus all the colors at one point on the optical axis. It's called as chromatic aberration. जैसे अबेरेशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर और एक्सपेक्टेड बिहेवियर, दैट इज क्रोमेटिक अबेरेशन, राइट? दैट इज अबेरेशन। क्रोमेटिक इज समथिंग टू डू विद कलर्स, राइट? तो वो लेंस जो है वो सारे कलर्स को एक जगह पर फोकस नहीं कर पाता। द इनएबिलिटी ऑफ अ लेंस टू फोकस ऑल द कलर्स, different colors at one point on the optical axis is called as chromatic aberration. तो इस क्रोमेटिक एबरेशन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? टू रिमूव अ क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, टू रिमूव क्रोमेटिक एबरेशन, एन अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को यूज किया जाता है। हम क्या करते हैं, मान लो हमें कोई डिजायर्ड फोकल लेंथ चाहिए एफ इक्विवेलेंट, ये फोकल लेंथ हमको चाहिए, तो 1/f इक्विवेलेंट को हम लिख लेंगे 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि डी एफ इक्विवेलेंट बाई डी एन जीरो आ जाए, है ना? दैट इज एफ इक्विवेलेंट डज नॉट डिपेंड ऑन एन, या कम से कम वॉयलेट और रेड के लिए एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू सेम आ जाए, है ना, लगभग सेम आ जाए। तो अब देखो, इसको जब इस पूरी इक्वेशन को एन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एलएचएस में क्या होगा? -1/f इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू डी एफ इक्विवेलेंट बाई डी एन। आरएचएस में आएगा -1/f1 स्क्वायर इंटू डी एफ वन बाई डी एन, -1/f2 स्क्वायर इंटू डी एफ टू बाई। अब ये पूरा एलएचएस हम जीरो चाहते हैं, तो जीरो इज इक्वल टू -1/f1 स्क्वायर डी एफ वन बाई डी एन, -1/f2 स्क्वायर डी एफ टू बाई। ये डीएन से डीएन कैंसिल हो गया। अभी दिखाएंगे, पहले इसको समझ लो, प्रीवियस पेज अभी दिखाएंगे, पहले इसको समझ लो। तो हमारे पास आएगा जीरो इज इक्वल टू -1/f1 स्क्वायर इंटू डी एफ वन, -1/f2 स्क्वायर इंटू डी एफ। अब यहाँ से 1/f1 को अलग लिख लो, -df1/f1 को अलग लिख लो, और उसी तरह से यहाँ से 1/f2 को अलग लिख लो, -df2/f2 को अलग लिख लो, और ये df1/f1 हो गया ओमेगा। तो जीरो इज इक्वल टू -ω1/f1,
प्लस ओमेगा 2 बाई, ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। दिस इज कंडीशन फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। कंडीशन फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मतलब अब क्या है, इन दो लेंसेज से मिलकर के जो एफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का नया लेंस तैयार होगा ना, उसकी जो फोकल लेंथ है एफ इक्विवेलेंट, वो एन पे डिपेंडेंट नहीं है। एन पे डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वॉयलेट येलो रेड सबके लिए सेम ही आ रही है, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, ओमेगा 1 P1 प्लस ओमेगा 2। देखो डिस्पर्सिव पावर जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, तो इसका मतलब क्या है, अगर ओमेगा 1 पॉजिटिव है, ओमेगा 2 पॉजिटिव है, तो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए एक अगर मैं कन्वर्जिंग लेंस ले रहा हूं तो दूसरे को डाइवर्जिंग लेंस होना ही होना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है। ये प्रीवियस पेज की मुद्दा उठाए हैं कुछ लोग संसद में, तो उस मुद्दे को सॉल्व करना पड़ेगा भाई, प्रीवियस पेज देख लो। हाँ भाई, नोट कर लिया ये वाला पेज। व्हाट इज क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन? any combination which is not achromatic is chromatic combination, right? कोई भी मतलब रैंडमली हमने लेंस लगा दिए जिसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा ओमेगा 1 बाई F1 प्लस ओमेगा 2 बाई F2 इक्वल टू 0 है, इस बात का ध्यान नहीं रखा, तो वो एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, है ना। कैन वी सी स्पेक्ट्रम if white light is passed through a lens? yes, we can see spectrum if white light is passed through a lens, बिल्कुल। अगर वो प्रॉपर प्योर लेंस हुआ, वो दो लेंसेस के कॉम्बिनेशन से मिलकर नहीं तैयार किया गया है, ठीक है, एक सिंपल लेंस ही है, तो बिल्कुल देखा जा सकता है। ओके बेटा, तो ये हमारे पास कंडीशन फॉर क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। देखो इसका मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, यू विल गेट ए फील कि उसको कैसे हमें करना है। मान लो हमसे कहा जाए कि एन अक्रोमेटिक डाइवर्जिंग लेंस of focal length 30 centimeter is to be prepared using two lenses. An achromatic diverging lens of focal length 30 centimeters to be prepared using two lenses made up of materials having dispersive power in the ratio of 3:2. Then find the focal lengths of
of the two lenses क्या बेटे, ये क्या पूछना चाह रहे हो आप? कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस में या फिर प्लेनो कॉनकेव लेंस में? ये क्या क्या कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस में या प्लेनो कॉनकेव लेंस में क्या? स्पेक्ट्रम दिख जाएगा, बिल्कुल दिख जाएगा। इफ यू हैव अ सिंगल लेंस है ना, विच इज नॉट अक्रोमेटिक, एंड ऑफ कोर्स अगर वो एक ही लेंस से मिलकर बना हुआ है, राइट, तो वो क्रोमेटिक ही होगा, उसमें से स्पेक्ट्रम दिखेगा ही दिखेगा हमको। ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि उसका स्प्रेड बहुत ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जैसे लेंस में फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट और फोकल लेंथ फॉर रेड में कोई ऐसा बहुत जबरदस्त अंतर नहीं होता है, ये आसपास ही होते हैं, राइट। बट यस, देयर विल बी अ स्प्रेड इन कलर्स, ऐसा डेफिनेटली हो। ये क्वेश्चन है बेटे, इसको कैसे करें? सॉल्व करो, कुछ लोगों का आएगा क्या आंसर? ये देखो, मैं बता देता हूँ इसको कैसे करना है। मान लेते हैं F1 और F2 फोकल लेंस है। अब मुझे डाइवर्जिंग लेंस चाहिए 30 सेंटीमीटर का, तो F इक्विवेलेंट जो मुझे चाहिए वो -30 है। 1/F इक्विवेलेंट को लिखूंगा 1/F1 प्लस 1/F2, तो आ जाएगा 1/-30 इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। ये एक इक्वेशन आ जाती है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? ω1/F1 प्लस ω2/F2 is equal to 0. What it means is that ω1/F1 is equal to minus ω2/F. That means minus of ω1/ω2, ये बराबर है F1/F। माइनस ω1/ω2 किसके बराबर है? F1/F2 के बराबर। और ω1 और ω2 का रेशियो क्या है? 3:2। यानी F1 और F2 का क्या रेशियो है बेटे? -3:, F1 और F2 का रेशियो है -3:। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। F1 को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं -3F2/2, तो इसको यहाँ पुट कर दो, -1/30 इक्वल टू 1/-3F2/2 प्लस 1/F2। तो क्या आ जाएगा? यहाँ से 3F2 एलसीएम आ जाता है, और इधर आ जाएगा -2 प्लस 3, राइट। तो 3 - 2 1, 1/3F2। F2 की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? -10 सेंटीमीटर। और F2 -10 सेंटीमीटर आ गया, तो F1 कितना आ जाएगा बच्चों? +15 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आती? ओके। प्रीवियस पेज देखना चाहते हैं? ये रहा।
ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, बाकी फिर अपन इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अब आप सेक्शन एच इसका कर सकते हो। नोट्स में यहीं पे भेज दूं क्या? यहीं भेज देता हूँ, ग्रुप पे भी मैं भेज दूँ।